विसर्ग संधि प्रकरण के अंतर्गत पिछले अध्याय तक हम 110वें सूत्र तक का अध्ययन कर चुके हैं। उन सूत्रों से सिद्ध होने वाली जो रूप सिद्धियां हैं उन्हें भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के रो रे ढ लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण विप्रतिषेधे परम कार्यम एतत्तदो श्लोको अको नए समासे हले सूत्र का। इसके पश्चात विसर्ग संधि का जो अंतिम सूत्र है वो है सोअचि लोपे चेत पूर्णम। सोअचि लोपे चेत पाद पूर्णम और इसके पश्चात विसर्ग संधि समाप्त होगी। विसर्ग संधि समाप्त होने के पश्चात अगले अध्याय से हम अध्ययन करेंगे संस्कृत पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली अन्य विषयों के बारे में, जिसमें संस्कृत साहित्य यानी कि संस्कृत का इतिहास पढ़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं रो रे सूत्र। यह सूत्र क्या कहता है कि रेप का रेप परे होने पर लोप होता है। रेप का रेप परे होने पर लोप होता है। रो रे यानी कि र और र। रेप से तात्पर्य भी क्या है? रकार। तो कहने का तात्पर्य है कि जब पूर्व में रकार हो, क्या हो? रकार, और उसके बाद भी रकार हो, तब पूर्व रकार का लोप हो जाता है। तो लिख सकते हैं अर्थात पूर्व में रकार को रेप बोलते हैं, ठीक है। रकार के पश्चात रकार होने पर, पूर्व में रकार है और उसके बाद भी क्या है? प्रकार है। तो पूर्व में रकार के पश्चात रकार होने पर पहले रेप का या रकार का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। पहले रकार के पश्चात रकार होने पर, यानी कि पहले भी रा है, जैसे हरे प्लस रम में, तो पहले रा है और उसके बाद भी क्या है? रा है। तो पूर्व रकार का रोरी सूत्र से लोप हो जाता है। अगला सूत्र है ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अण। यह सूत्र क्या कहता है कि ढकार और रेप के लोप में निमित्तभूत जो ढकार और रेप हैं उनके परे रहते पूर्व अण के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। अर्थात जब पहले रोरी सूत्र से पहले रकार का लोप होता है, उस रकार के पश्चात क्या है? रकार है, और उस रकार से पहले अण प्रत्याहार का कोई वर्ण है, तब उस अण प्रत्याहार के स्थान पर दीर्घ हो जाता है। जैसे हरि प्लस रम में, तो यहाँ देखो अभी हमने किसका लोप किया? रकार का लोप किया, ठीक है। किस सूत्र से? रोरे सूत्र से। हमें स्थिति किस प्रकार की प्राप्त हुई? हरि प्लस रम में। जब ऐसी स्थिति हमारे पास होगी तो देखो जो लोप हुआ है रकार, उसके बाद भी क्या है? रकार है, और इस लोप होने वाले रकार से पहले क्या है? ईकार है, यानी ह्रस्व ई की मात्रा है जो अण प्रत्याहार में आती है।
तो इस ह्रस्व ई को दीर्घ ई हो जाएगा ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अणय सूत्र से। तो जैसे हरि प्लस र में इस स्थिति में इस ह्रस्व इकार के स्थान पर दीर्घ इकार हो जाएगा ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अणः सूत्र से। तो हम लिख सकते हैं अर्थात जब पूर्व में इस रा या ढा का लोप होता है, लिख सकते हैं अर्थात जिस रा या ढा, देखो रा का लोप होता है लोरी सूत्र से और ढा का जो लोप होता है वो होता है ढोढे सूत्र से। ढोढे लोप सूत्र से ढा का लोप होता है। ठीक है, तो जिस रा या ढा का लोप होता है उसके बाद में यदि रा या ढा ही होता है, उसके बाद में यदि रा या ढा, यानी कि रा का लोप है तो रा बाद में होना चाहिए और ढा का लोप है तो ढा बाद में होना चाहिए। उसके बाद में यदि रा या ढा क्या होते हैं, रा या ढा होते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं रा या ढा होते हैं, किंतु लोप होने वाले रा और ढा से पहले, किंतु लोप होने वाले रा और ढा से पहले लोप होने वाले रा या ढा से पहले क्या है, अण प्रत्याहार। क्या है, रा या ढा से पहले अण प्रत्याहार के। अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अ ई उ। रा या ढा से पहले अण प्रत्याहार के वर्ण होते हैं तो ये वर्ण होते हैं तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। सीधा सा परिभाषा है कि रोरी सूत्र से रा का लोप होता है रा के बाद रा होने पर। ठीक है, और ढोढे लोप है सूत्र से, ढा का लोप होता है ढा के बाद ढा होने पर। तो इन सूत्रों से जब लोप होता है तब लोप होने वाले रा या ढा से पहले, लोप होने वाले रा या ढा से पहले अण प्रत्याहार अर्थात अ ई उ वर्ण होते हैं, अण प्रत्याहार के वर्ण होते हैं, तब उनके स्थान पर दीर्घ हो जाता है ढ्रलोपे पूर्व से दीर्घो अणः सूत्र से। ठीक है, अगला सूत्र है विप्रतिषेधे परम कार्य। विप्रतिषेध परम कार्य, विप्रतिषेध में परम कार्य, पर वाले कार्य अर्थात तुल्य बल वाले दो का विरोध होने पर
पर कार्य होता है। तुल्य बल वाले दो का विरोध होने पर कार्य होता है। अब तुल्य बल किसे कहते हैं? तो अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का विधान करने वाले दो या दो से अधिक सूत्र तुल्य बल कहलाते हैं। यानी अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्र रूप से लिख सकते हैं हम, अर्थात दो या दो से या ऐसे लिख सकते हैं अलग अलग स्थानों पर, ऐसे लिख लेते हैं अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्र रूप से अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का विधान करने वाले विधान करने वाले दो या दो से अधिक सूत्र क्या कहलाते हैं? दो या दो से अधिक सूत्र तुल्य बल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तुल्य बल कहलाते हैं। ठीक है। और तुल्य बल वाले दो सूत्रों का एक ही स्थान पर परस्पर जो विरोध उत्पन्न होता है उसे विप्रतिषेध कहते हैं। ठीक है। तो सूत्र ये कहता है कि जब अष्टाध्यायी के अनुसार अध्याय पाद सूत्र संख्या बाद में लिखा जाता है, बाद में पढ़ा गया है, उसका कार्य हमें कर लेना चाहिए। तो तुल्य बल से तात्पर्य है अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का विधान करने वाले दो या दो से अधिक सूत्र। ठीक है। और तुल्य बल वाले दो सूत्रों का तथा तुल्य बल वाले दो सूत्रों का, तुल्य बल वाले दो सूत्रों का एक ही स्थान पर एक साथ एक ही स्थान पर और एक साथ आने पर परस्पर
परस्पर यानी कि आपस में जो विरोध उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे विप्रतिषेध कहते हैं। ठीक है, तो देखो विप्रतिषेध है परम कार्य, यानी कि बाद वाले कार्य को लिख लेना चाहिए, बाद वाले कार्य को मान लेना चाहिए। विप्रतिषेध है, विप्रतिषेध होने पर परम कार्य बाद वाला कार्य सिद्ध होता है, अर्थात तुल्य बल वाले दो का विरोध होने पर परकार्य होते हैं। कह सकते हैं कि अलग अलग स्थानों पर स्वतंत्र रूप से अपने कार्य का विधान करने वाले दो या दो से अधिक सूत्र क्या कहलाते हैं? तुल्य बल कहलाते हैं। और तुल्य बल वाले दो सूत्रों का एक ही स्थान पर एक साथ आने से जो विरोध होता है, परस्पर जो विरोध उत्पन्न होता है, उसे विप्रतिषेध कहते हैं। और ऐसी स्थिति में पर कार्य सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है? पर कार्य सिद्ध होता है। ऐसी स्थिति में पर कार्य यानी बाद वाला ठीक है। अगला सूत्र है एतत् तदो श्लोको अको र नए समासे हलि। अर्थात यह सूत्र क्या कहता है कि ककार से रहित एतत् और तत् शब्द से परे विद्यमान सु के सा का हल परे होने पर लोप हो जाता है, किंतु नए समास में ऐसा नहीं होता है। इसमें नहीं होता है, नए समास में ऐसा नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है जब ककार से रहित यानी ककार नहीं हो, एतद और तत् शब्दों के बाद सु विद्यमान हो, तब सु के सा का हल परे होने पर लोप होता है। क्या होता है? वो पहले क्या होना चाहिए? एतत्। तो हम लिख सकते हैं कि पहले अर्थात पहले एतत् क्या होना चाहिए? एतत् यानी एस से होता है। एस का अर्थ क्या है? यह पहले एतत् तथा तद, एतद तथा तद, तद से तात्पर्य है से, यानी वह शब्द होने चाहिए। पहले क्या होना चाहिए? एतद तथा तद शब्द। इन शब्दों के साथ क्या नहीं हो? ककार से रहित। कैसा होना चाहिए? ककार से रहित, यानी कि क वर्ण नहीं हो। इन शब्दों के बाद क्या नहीं होना चाहिए? क वर्ण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। इन शब्दों के बाद या साथ लिख सकते हैं हम क वर्ण। इन शब्दों के साथ क वर्ण का प्रयोग
नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? का वर्ण का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अपितु इन दोनों के बाद में क्या होना चाहिए? सु का सा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपितु इनके बाद सुप्रत्यय का स क्या होना चाहिए? सुप्रत्यय का स होना चाहिए। अपितु इनके बाद क्या होना चाहिए? सुप्रत्यय का स होना चाहिए तथा सा के भी बाद में कोई हल होना चाहिए। तथा सा के भी बाद, तथा सा के भी बाद क्या होना चाहिए? कोई हल वर्ण होना चाहिए। सा के बाद कोई हल यानी व्यंजन वर्ण। कोई हल वर्ण होना चाहिए, तब क्या होता है? सकार का लोप हो जाता है। ठीक है, तो ये सूत्र क्या कहता है कि ककार से रहित एतद और तद शब्द से परे विद्यमान सु के सा का हल परे होने पर लोप होता है। तो सबसे पहली बात है कि हमारे पास पहले एतद यानी एस या स शब्द हो, उसके बाद का वर्ण का प्रयोग नहीं हो, किंतु सु का सा होना चाहिए, सु प्रत्यय का सकार होना चाहिए, और सकार के बाद में भी कोई हल वर्ण होना चाहिए, तब सकार का लोप हो जाता है। तब क्या हो जाता है? सकार का लोप हो जाता है। और विसर्ग संधि प्रकरण के अंतर्गत अंतिम सूत्र है सो अचि लोपे चेतपाद पूर्णा चेतपाद पूर्णम। इस सूत्र की व्याख्या अभी देखते हैं। सो अचि लोपे चेतपाद पूर्णम, अर्थात यदि किसी पाद की पूर्ति हो रही है, पाद से तात्पर्य है चरण। हम देखते हैं कि प्रत्येक श्लोक में छंद में 4 चरण होते हैं। उन 4 चरणों में से यदि पाद पूर्ति होती है और तब अच परे विद्यमान होता है, तो तद शब्द के बाद में विद्यमान सा अर्थात सस के सा का लोप हो जाता है। कहने का तात्पर्य है सो अच, सा और अच यानी अच परे होने पर सा का लोप यानी लोप होता है। चेत पाद पूर्णम, यदि किसी पाद की पूर्ति होती है तो, चरण की पूर्ति होती है तो यह सूत्र कहता है यदि सा का लोप होने मात्र से ही पाद पूर्ति होती हो तो अच परे विद्यमान होने पर तद शब्द के बाद में विद्यमान स अर्थात सस के सा का लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ हमें एक श्लोक दिया हुआ है। तो जैसे शेष दाशरथी राम, शेष राजा युधिष्ठिर, शेष कर्णो महात्यागी, शेष भीमो महाबल।
इस प्रकार का उदाहरण है। तो शेष दासरथी राम एक चरण हो गया, शेष राजा युधिष्ठिर दूसरा चरण हो गया, शेष कर्णो महात्यागी तीसरा चरण हो गया, और शेष भीमो महाबलः चौथा चरण हो गया। तो शेष इस प्रकार से जब स्थिति हमारे पास होगी तब सस के सकार का क्या होने पर, अच विद्यमान होने पर, अच ए है यहाँ पर, तो अच परे होने पर सस के सकार का लोप हो जाता है। सो अचि लोपे चेत पाद पूर्णम सूत्र से सस के सकार का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। और इस प्रकार से विसर्ग संधि प्रकरण भी समाप्त हुआ। तो अभी तक हम पंच संधि प्रकरण अर्थात पंच संधि प्रकरण और पंच संधि प्रकरण भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो पंच संधि प्रकरणम समाप्तम। तो पंच संधि प्रकरण के अंतर्गत हमने कौन कौन सी संधियां पढ़ी? अच संधि, अच संधि प्रकरण कौन सा पढ़ा हमने? अच संधि प्रकरण। दूसरा हल संधि प्रकरण, और तीसरा विसर्ग संधि प्रकरण। ठीक है। तो अच संधि प्रकरण के साथ साथ हमने प्रकृति भाव संधि प्रकरण भी पढ़ा। क्या पढ़ा? प्रकृति भाव संधि प्रकरण। क्या पढ़ा था हमने अच संधि के साथ? प्रकृति भाव संधि प्रकरण पढ़ा था। और विसर्ग संधि के बाद हमने क्या पढ़ा? स्वादि संधि प्रकरण, यानी विसर्ग संधि के साथ पढ़ा हमने स्वादि संधि प्रकरण, यानी कि सु आदि संधियों को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास 5 प्रकरण हो गए। कितने प्रकरण हो गए? 5। अच संधि प्रकरण, प्रकृति भाव संधि प्रकरण, हल संधि प्रकरण, विसर्ग संधि प्रकरण और स्वाधि संधि प्रकरण। ये 5 संधि प्रकरण समाप्त हुए। आगे हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति के मूल तत्व अगले अध्याय से। धन्यवाद।